गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बहुत से तज्जियाकारों की राय धरी की धरी रह गई। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में जलसे के लिए स्टेज तैयार, बेहतरीन सिक्योरिटी, काफिले रवाना हो गए। मैदान लगने का भरपूर एहतमाम है। लगता यूं है कि आइंदा इंतखाबात का मैदान मारने के लिए अब कोई रुकावट नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोकने वाली। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया, फंसाया गया, नारवा सलूक किया गया। उधर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ हलकों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन दरवाजे सख्ती से बंद हैं। खैर, सियासत में 5 साल पहले की कहानी आज रिवर्स होने जा रही है। शायद आइंदा 5 साल बाद या इससे पहले एक बार फिर हम आज के हालात को रिवर्स होता देखेंगे। इसी का नाम जमहूरियत कह लीजिए या सियासत। एक बात तो मानना पड़ेगी कि मुंतखब हुकूमतों की मौजूदगी में जो माजी में कभी ना हुआ था, वो एक निगरान हुकूमत की मौजूदगी में अवाम देख रहे हैं, जिसका सेहरा एस्टैब्लिशमेंट के सर जाता है कि मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर से उठाकर दुरुस्त समत पर डाल दिया। एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल की खरीदारी का तवील मुद्दती मुआहदा भी तय पा गया। आखिर में बात करेंगे हुकूमत के असातिज़ा के लिए रवैये की। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले असातिज़ा को जेलों में डाल दिया गया, मुकदमात बनाए गए। रद्द-ए-अमल के तौर पर इंटरमीडिएट के इम्तहानात के लिए असातिज़ा ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। एक तरफ असातिज़ा की बेतौकीरी है, एक तरफ बच्चों की पढ़ाई का हर्ज है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से स्कूलों की मिल्कियत से जान छुड़ाने की कोशिश। आखिर में मारा जाएगा गरीब आदमी। 2 करोड़ 80 लाख बच्चे पहले ही स्कूलों से बाहर हैं। जो स्कूल जाते हैं उनका हाल ये है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सियासत काज की बड़ी खबर की बात हो जाए। एहतशाम साहब, नवाज शरीफ की राह से तमाम कांटे हटाने का काम बखूबी हो रहा है। ना गिरफ्तारी, ना केसेस का खौफ, स्टेज तैयार। लाहौर 2018 से पहले का लाहौर बन गया है, जब उनकी पॉपुलैरिटी थी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सलमान, नवाज साहब के आने से पहले ही आप देख लें सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और सियासी मंजरनामा बड़ा तेज़ी के साथ क्लियर होता चला जा रहा है। हाँ। और मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि डॉक्टर साहब 2 ही स्टेक होल्डर हैं, नवाज शरीफ है और मुख्तदरा है। ठीक है ना? हमारे भाई जो इख्तलाफ करते थे उन्होंने मैं यही कहूँगा कि हुनर आम है। ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको बता रही होती है कि मामलात किधर जा रहे हैं। हाँ। अभी आप देख लें आज जिस तरीके से जज मोहम्मद बशीर साहब, बड़े कहा जाता है कि जी रेपुटेशन वाले जज हैं, और उन्होंने जिस तरीके से तोशाखाना केस में नायब के जज हैं वो ज़मानत दी उन्होंने, वो कहा जा रहा है, पता है चला कि वो कसूर के रहने वाले वहाँ गए हुए थे। हाँ। उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तीसरा था आज, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वो इस्लामाबाद पहुँचे, उन्होंने काम किया। ठीक है, अब देखें आगे क्या मरज़ा सूरत हाल बन रही है। एक तरफ ये है कि 2 प्लेयर नज़र आ रहे हैं। एक बकौल अपने सुहेल वड़ाई साहब के, वो कहते हैं कि एक टीम है जिसने 2 वर्दियाँ पहनी हैं और एक टीम है जो जिसकी जान जो है ना मुर्दा हो चुकी है, वो मुतहर्रिक नहीं है, वो किधर जाएगी किसी को नहीं पता चला। अब 2 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है देखने वाली है। नवाज साहब आ रहे हैं, जब से खिताब करेंगे क्या बात करेंगे, टोन टेनर क्या होगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनका रवैया होगा, एक। और दूसरा है कि बाकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं। बाकी सियासी जमातें आप देख लें, आप फजल रहमान साहब, जरदारी साहब ओपनली गिले शिकवे करने शुरू कर दिए हैं। और जरदारी साहब ने, बिलावल ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जी एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए सारा निज़ाम जो है ना वो उसके हाथ में दे दिया गया। देखिए, अब कहने वाले लोग डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि अब जल्दी आपको इलेक्शन कमीशन भी डेट दे देगा तारीख की। तो मैं कल कह रहा था 28 जनवरी वैसे कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। नहीं, डेट आखिरी हफ्ता था 28 जनवरी, तो आप और मैं समझ रहे हैं ना। नहीं, कल एक स्टेटमेंट आया था जिसमें 28 जनवरी की अच्छा, चले अब आपने कहा इधर से नहीं तो इधर से आ जाए। देखिए, मैं खुश या ना खुश होने की बात नहीं, डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे आपके चेहरे से नजर आ रहा है। चले आप इसको जैसे समझ लें, लेकिन बुनियादी तौर पे हम बात ये कर रहे थे कि ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील होते हैं, और जब तब्दील तेज़ी से होना शुरू करते हैं फिर आप देख लें छोटे मुल्क, डेवलपिंग मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट सब जगह तकड़ी होती है। खैर, अब तो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की 150 साल की इस्टेब्लिशमेंट है, और उसमें आप देख लें पुराने लोग हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट है। अब देखना यही है कि नवाज शरीफ साहब के अब आने वाले दिनों में रवैया, गुफ्तगू क्या होगी, एक, और उनके तल्लुकात बाकी सियासी जमातों के साथ क्या होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कासिम के अब्बा के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उनको कहा गया कि जी ये गम गुस्सा और ये इंतकाम इसको छोड़ दें, इस पर वो नॉन कमिटल है। लेकिन अभी तो वो गम और गुस्सा छोड़ने को कुछ तैयार नजर। लेकिन दोनों तरफ यही है। देखें,
चले वो तो जो भाई साहब अंदर चले गए उनके लिए तो शायद मैदान इतनी जल्दी सजेगा नहीं, और ठीक है वोट बैंक उनका भी है, उनकी मुश्किलात अपनी जगह पे हैं और लोग उनको अप्रिसिएशन भी उनकी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि काश को गलत फैसले ना किए होते तो इस नौबत तक ना पहुंचते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ की आज जमानत, फिर मुस्लिम लीग के वकला को आपने निकलते देखा, उनके सीनियर पॉलिटिशियंस को, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई मतलब विक्ट्री का निशान नहीं बनाया, जज्बात वही वाले थे, और ऐसे लग रहा था कि अभी खुशी में लहलहाने लगेंगे, झूमने लगेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी उनकी जो मैंने पहले नहीं देखी। आपके ख्याल में वो जो जर्नैलों के एहतसाब का बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, और जो जजेस का, और वो एक तरफ वो था, एक तरफ ये आज की सूरत हाल है, आम आदमी को कुछ समझ नहीं आया ऐसे अच्छा अचानक कैसे सलमा, बदल गया सब कुछ? एहतशाम साहब और मैं आज बड़े खुश हैं। उनकी वजह थोड़ी फ़र्क है। मेरी वजह ये है कि मुझे महसूस ये हुआ कल और आज की जो कार्रवाई हुई है, हमारी अदालती कार्रवाई, उसमें मुझे महसूस ये हुआ कि स्पीडी थी। उसमें महसूस मुझे ये हुआ है कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश थी हमारी अदलिया के ख़िलाफ़। आपको याद है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम वालों ने कहा था कि हमारी अदलिया का नंबर आ रहा है 129 आउट ऑफ 140, यानी कि बहुत बुरा हाल था। ये कल और आज की जो कार्रवाई हुई, आप ज़रा सोचिए कि कल कोई 1:30 बजे के लगभग वो दरख्वास्त दायर हुई, 15 मिनट के अंदर एहतशाम साहब उसका नंबर लग गया, 15 मिनट्स, और 25 मिनट के अंदर बेंच तश्कील हो गया। ये बात ठीक है, और नैब को आज नैब वो वहाँ पहुँच गए। गए। आज वो सदीक जान साहब जो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई को 681 सेकंड लगे टोटल। अच्छा, अब मेरा कहना ये है कि वो जो हमारे खिलाफ, हमारी अदलिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा था, देखिए वो कहते हैं डेनमार्क और पाकिस्तान वाले, डेनमार्क और फिनलैंड वाले जो हैं वो नंबर 1 पे अदलिया आ रही। जो कल और आज की कार्रवाई हुई है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया फिनलैंड और डेनमार्क से आगे है। एक तो वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम वालों को जो है अपनी रेटिंग रैंकिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मेरी जो खुशी का राज है वो ये है कि हमारी अदलिया जो है वो वाकई में हकीकतन फिनलैंड और डेनमार्क से आगे है, इतनी तेजी से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ मिला है नवाज शरीफ साहब को, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि उनका हक था। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ये जमानत नहीं है, ये राहदारी है जो उनका हक बनता था। क्यों? कि एक शख्स आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सरेंडर करने आ रहा हूँ अदालत के सामने, तो फिर उसको राहदारी तो मिलनी चाहिए। और ये माजी में मिलती रही है, माजी में सियासतदानों को मिलती रही है, इनको भी मिलनी चाहिए। तो जो कुछ इनको मिला है वो इनका हक था, और वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम के लिए मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी रैंकिंग नंबर 1 आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, तलाल चौधरी साहब ने अजीब सी बात की है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तलाल चौधरी साहब कहते हैं जितनी नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत है उतनी तो किसी को भी नहीं है। अब कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए उनको? देखिए, चौधरी का जो कमेंट है उस पर तो बाद में कमेंट करूंगा, जो उन्होंने तबसरा किया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पहले ये देखिए, हमारे जो ना हाफिज़ है ना बड़े कमज़ोर हैं। हम उस वक्त भी, शाम साहब आपको याद होता होगा, कितने यार हम वैसे ना अजीब मुनाफिक किस्म के लोग हैं और कौम है। हम माजी में जब इस तरह की रिलीफ मिला करते थे, रातों को अदालतें खुलती थी, हम उस वक्त भी चीखा करते थे। हम कहते थे कि यार ये कौन सा इंसाफ है, आम आदमी के लिए इंसाफ और है और ताकतवर के लिए और। अब मैं इस पे आता हूँ, जब हम माजी में कहते थे उस वक्त के लोग थे वो हमें गालियां दिया करते थे कि इन्होंने ये बात क्यों की है। अब हम जब इसकी बात करेंगे तो ये लोग दिया करेंगे। आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जब चीज़ें कहीं और से मैनेज होती हैं, जब फैसला साज कोई और होते हैं, तो फिर चीज़ें इसी तरह चलती हैं। इसी को नजरिया ज़रूरत कहते हैं और इसी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। उस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं और ना कोई समझने को तैयार है। अजीब मुनाफिकाना रवैये हैं हम लोगों के। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए, वो माजी में हो, वो किसी पे हो या इस पे हो। अभी का सच आपको नजर आ रहा है ना, जो हमने कल भी कहा, आज भी उसका इजहार कर रहे हैं। वैसे इन 76 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि चीजें कहीं और से मैनेज ना हुई हो? क्या ये सियासतदानों के हाथ में होता है कि क्या होगा? पहले दिन के बेचंबे की बात है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आप अब डिस्कस कर रहे हैं कि अब हो रहा है। मसला ये है, डिस्कस करना बनता है तो देखना, फिर खुल के डिस्कस करें ना, फिर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कीजिए और बताइए हो क्या रहा है। देखिए, बात यह है कि हमें अपने मसाइल के हल की जरूरत है, हमें अपने मुल्क की बका की जरूरत है।
वो कान आप इधर से पकड़े या इधर से पकड़े। दूसरी बात, आप मसाइल तो निगरान इस वक्त हुकूमत वैसे की जो गैर मुंतखब शुदा लोग हैं वो भी हल कर रहे हैं, तो फिर नहीं, हम वो नहीं कर रहे। पॉलिटिशियंस की राह क्यों मैं देखते हैं? हमेशा ये बात करता हूँ, मैंने उस दिन भी शाम साहब को कहा था उनके कि जिनका पीछे नंबर 1 है establishment ठीक उनके है। आगे एस्टैब्लिशमेंट है, पीछे ना कहें। जो कुछ कर रहा है वो इसको जरा दुरुस्त कर लीजिए, अपनी तरतीब को, तरतीब दुरुस्त कर ली, तरतीब दुरुस्त एस्टैब्लिशमेंट कर करिए, लीजिए। तो फिर हम इलेक्शंस की तरफ देख क्यों रहे हैं? फिर हम भाई देखिए, पॉलिटिशियंस की राह इलेक्शन की क्यों तरफ देख रहे हैं? कैसे फिर हम नहीं देख इलेक्शन सकते? चाहते ग्राउंड क्यों रियलिटीज हैं? को देखिए, क्यों चाहते हैं, जरा इस पे आ जाइए। इसलिए चाहते हैं कि अगर आप कह देंगे कि इंतखाबात नहीं होंगे, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, ये जो डॉलर नीचे आ रही है फिर ऊपर चला जाएगा, जो आपके कर्जे नीचे आए थे वो फिर ऊपर चले जाएंगे, जो अदम इस्तेकाम है वो मजीद बढ़ता चला जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मजीद होती चल जाएगी। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको देख कर ये फैसले किए जाते हैं। देखिए, आपकी या मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते। मुझे तकलीफ और दुख इस बात का, और मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूं कि हर दफा होता है ऐसे है, जो भी आ जाए, मसला यह है कि हमें अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। हमने जो पॉलिसीज वो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई हो या इसने, पॉलिसीज का तसलसल चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए हकीकी मायनों में। इसलिए हम अगर हमने मुल्क को आगे लेके चलना है, अनवर साहब, जज्बाती तो आप तब हो कि अगर हम किसी नए बंदे को मौका दे रहे हो। ये बाजू आपके भी आजमाए हुए हैं और पूरी कौम के भी आजमाए, सबको पता है क्या उनके पास। माजी में आपने देखा 2018 में जिस तरह की एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया, तो मुझे बताएं उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद हमारे पास प्लान भी है। डिलीवर नहीं कर सका, नहीं डिलीवर कर सके तो ये हालात और ऑप्शंस लेके आए, और ऑप्शंस ऑप्शंस क्या होंगे क्रिएट मुझे बताएं। जब इस मुल्क में आपको इंटरनेशनली किसकी कितनी वर्थ है, आपके मुल्क को कौन दोबारा बेहतर कर सकता है, आपने उन लोगों, इन्हीं लोगों में से आगे लेकर आना है। हमें तो कोई वोट नहीं देगा। मुझे बताएं, इस मुल्क में जो सियासत होती है, आम आदमी या शरीफ आदमी या पढ़ा लिखा आदमी अगर खड़ा होगा कभी इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, क्योंकि ये हमारे वोटर्स भी ऐसे हैं, वो चाहते हैं थाने कचहरी की सियासत हो, उनके मसाइल के छोटे छोटे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो हल कर सकता हो, और जो जिसके पास डंडा हो, इस तरह के लोगों को लोग हमारे मुल्क में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने जो बात की थी, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? देखना, माजी में किसी और के बारे में थी ये लेवल प्लेइंग फील्ड, अब इनके बारे में हो रही है। और जो बाकी जो सियासी जमातों के रहनुमा शोरगुल कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए, कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाए। अगर उनको भी मिल जाएगा तो वो भी खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये है आपका असली सिस्टम जिस पर हम बात करते हैं। ठीक है जुल्फिकार साहब, अगर इस सिस्टम के साथ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, हम नहीं चल पा रहे, हमारे मसले मसाइल हैं, क्या मुश्किल है? अगर हम नई सियासी जमातें बना सकते हैं तो नए चेहरे भी लेके आए, नए पॉलिटिशियंस भी लेके आए। वाई एवरी टाइम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या हम पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ देखते हैं? क्यों हम उनको बार बार आजमाते हैं? अगर इनसे हमें कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, कोई तरक्की नहीं हो रही, तो देखिए, हम सियत कौम डायरेक्शन लेस भी हैं, लीडर लेस भी हैं और बुरी तरह कंफ्यूज भी हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने बात की कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, पार्लिमानी सिस्टम है, नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बहुत बेहतर कर दिया है। इसका मतलब है कि आप भी टीवी पे बैठ के, मैं भी और बहुत सारे लोग पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पर अदम एतमाद का एक ही वक्त में इजहार भी कर रहे हैं और एक ही वक्त में हमें सियासत का और जमहूरियत का क्या हम गलत कर रहे हैं जुल्फिकार साहब? बुनियादी तौर पे नहीं, हम सब कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को ठीक कर दिया, सियासतदान नहीं कर सके। ये तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हम भी ठीक ही कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने ठीक कर दिया, वरना 76 सालों में क्यों ना हुआ? मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब यही है कि ये सियासतदान जो है जिनकी आज भी हम बगलें बजा रहे हैं, इसका मतलब है ये एक्सपेरिमेंट तो 76 सालों से हो चुके, अब नया क्या होने जा रहा है? तो इसलिए आम आदमी का जो रियासत के साथ, जो लीडरशिप के साथ जो कनेक्ट होता है, वो वक्त के साथ साथ इतना वीक हो गया है कि आज आपको समझ नहीं आ रही कि आपने आगे चलना कैसे है। जब मैं डायरेक्शन लेस कहता हूं तो पूरी कौम एक हजूम की शक्ल में कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, ना हम कौम बन सके, ना हम क्लैरिटी के साथ। साहब, ये बातें तो होती रहेंगी। अब लाहौर में बैठे उधर की तैयारियों के बारे में बताएं। सुना है कि उधर बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी भी है और काफिले भी रवाना हो चुके हैं लाहौर पहुंचने के लिए। तैयारियों की सूरत हाल ये है कि बिरयानी से काम शुरू हुआ था, वलीमा टाइप फंक्शंस के खानों से शुरू हुआ था, जन्नत का टिकट, फिर पार्टी टिकट कहा गया कि जो बंदे ज्यादा ये जन्नत का टिकट क्या धमाके शमाके कराने का इरादा था, ये कैसे मिल रहा है? अब एक परफार्मा जारी हुआ है कि वो परफार्मा एक चौक से दूसरे शहर से तीसरे, वो जगह जगह चेक होगा। फिर ऐप का तो आपको पता ही है, राना साहब ने एक ऐप बनाई थी कि जो लोगों को मॉनिटर करेगी। ड्रोन इस्तेमाल नहीं हो सकता जलसे के अंदर, और वहां पे गाना, सार बगा का गाना आपको पता है रिकॉर्ड हो चुका है कायदे इनकलाब के लिए। क्या बात तो है? तैयारियां तो है पूरे अरूज के ऊपर, और वहां पे समा बंद गया है। अब लोग आएंगे, वहां पे एक बड़ा जश्न होगा, और सिद्दीकी साहब फरमान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि
वो लिखी हुई तकरीर नहीं करेंगे कायदे मोहतरम। तो मुझे एक खदशा ये है कि कहीं को टंग स्लिप ना हो जाए। फिर देखिए वो होता ही है कि ज्यादा बेहतर है कि लिखी हुई हो तो जरा डायरेक्शन में रहता है काम। लेकिन मियां साहब जाहिर है मंजे हुए एक बड़े सियासतदान है। एक तरफ 72 साल सियासतदान जेल में है और वो साइकिल बेचारा मांग रहा है, एक साइकिल, और वो भी चलाने के लिए नहीं मांग रहा, वो एक्सरसाइज के लिए मांग रहा है। यानी किसी को डर हो कि वो चला के शायद भाग जाएगा साइकिल पे, वो भागना नहीं चाह रहा, उधर ही रहना चाह रहा है। आज के ज़माने में साइकिल पे कौन भागता है ज़ुल्फ़िकार साहब? नहीं, वो होता है ना, वो ज्यादा तेज चला सकते हैं, कप्तान रहे हैं, तो लिहाजा वो साइकिल मांग रहा है कि मुझे साइकिल दे दे। ये तो पहली दूसरी जमात के बच्चे को भी हम दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है साइकिल का मसला तो हल हो जाना चाहिए। एक तरफ जन्नत की टिकटें हैं, लेकिन जो साहब साथ आ रहे हैं मियां साहब के, अनवर रजा साहब बताएंगे, वो तो जन्नत के टिकट से बहुत आगे की कुछ चीजें उनको मिल चुकी होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, अगर हलीमा के भाई को साइकिल मिल रहा है तो जितने भी कैदी हैं पूरे पाकिस्तान में सबको साइकिल तो मिलना चाहिए। हाँ, वैसे ये कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो वो खुद भी कहते थे। ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, शहबाज शरीफ अपने भाई के लिए आज बड़ा खुल के बोले हैं। वो कहते हैं कि झूठी कहानी में फंसाया। आपके ख्याल में वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, ये जो सारे नैरेटिव थे, एक कौमे के बयानिए की बात थी, आप ये सारी चीजें अब आवाम के लिए काबिल कबूल हो जाएंगी अगर वो आके ये कह दें कि नहीं झूठी कहानी थी, सब खराब था, फंसाया गया, बड़ी तकलीफ काटी है मियां साहब ने, तो क्या पुराने दाग धुल जाएंगे, अवाम कन्विंस हो जाएंगे, वोट देना शुरू कर देंगे वो नवाज शरीफ साहब को? देखिए सलमान, ध्यानदारी की बात तो ये है कि ये सब कुछ जो कहा जा रहा है कि वोट को इज्जत दो, एहतसाब होना चाहिए, फलां आर्मी चीफ रिटायर्ड और इस चीफ जस्टिस और सिटिंग बैठे हुए जो बड़े लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत पहले भी कहते रहे, इनके सारे साथी लोग कहते रहे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वोट को इज्जत दो, ये तो आपने देखा था जब शुरू कैसे हुआ था। आपको याद है नवाज साहब आए थे, जीटी रोड से आए, जीटी रोड से गए जनाब दाता दरबार, उसके बाद घर चले गए, फिर बैठ गए, उसके बाद मामला रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वोट को इज्जत दो, नहीं चला। अब ये सारी चीज़ें जो है लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ गई। अब मसला वही है कि ये हमारे जैसे मुल्कों में कोई जहाँ पे नज़रियाती पार्टियाँ नहीं हैं, हमारे मुल्कों में जहाँ जमहूरियत का असल कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, वहाँ पे देखा जाता है कि ये आम आदमी जो 40 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं, आप देख लें आए दिन वो अपनी ओपिनियन बदल लें कि हमें नहीं चाहिए जी लीडरशिप फलां की, हमें चाहिए कि महंगाई ख़त्म हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सिक्योरिटी के इश्यूज बेहतर हो, तालीम का निज़ाम ठीक हो। अब लोग ये बातें कर रहे हैं। अब सवाल यह गया है कि जी अब व्हाट नेक्स्ट, नवाज शरीफ साहब ने क्या सौदा बेचना है। देखें अब अल्टरनेट के तौर पे आप देख लें तो एक ही पार्टी है, काउंटर वेट अगर आप निकालें भी डॉक्टर साहब कासिम के अब्बा का, तो यही पार्टी है। अब ये फैसला होगा इलेक्शन में कौन कितने पानी में है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने आके करना है वो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। उन्होंने पता है कि भाई मेरी पार्टी ने, मेरे भाई ने जो 16 महीने हुकूमत की है वो बड़ी रसवाई उन्हें मिली है, उसमें बहुत ज्यादा उनके लिए परेशानी है, वोट बैंक बड़े तरीके से खराब हो गया। रसवाई में भी सामने ये थे हिस्सेदार तो और भी थे। देखें ना, लोग कहते हैं, अब जो सवाल किया जाता है कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो आप फ्यूचर का प्लान देंगे, रोड मैप देंगे, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, तो लोग कहते हैं एक आध मशवरा अपने भाई साहब को भी लंदन में बैठ के दे देते तो लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन अब ये कि टेस्ट केस उनके लिए भी है। दूसरी बात मुझे जाती तौर पे लगता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे सबक सीखे हैं। ठीक है, वो किसी जगह जाके दोबारा लोग कहते हैं पाँव पे मारेंगे खुराड़ा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो सिनर्जी बनी है उनके लिए मैदान तैयार है, वो आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, और फॉर द टाइम बिंग जिस तरह उनका जेन बता रहा है कि वो रिवेंज से बाहर नहीं निकले, लिहाजा कासिम के अब्बा वहीं बैठ रहेंगे कम से कम अगले 4 साल के लिए, तो उनकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर ये कुलाड़ा मारेंगे पाँव पे साल 1.5 साल के बाद, फिर नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एनआरओ की बड़ी गूंज सुनते थे हम कि शायद इमरान चेयरमैन पीटीआई या कासिम के अब्बा भी कोई डील कर लेंगे, कोई एनआरओ चाहते हैं। आपको कोई डील होती नजर आती है नियर फ्यूचर? आपको लगता है कि उनकी बातचीत कहीं से हो जाएगी? क्योंकि जिधर अभी वो बातचीत के लिए तैयार हैं वो लोग बात करने के लिए। इससे पहले डॉक्टर साहब जवाब ने एक बात मैं कर दी सवाल से, देखिए अब जो पैगाम दिया गया अनवर रजा जेल से, वो कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। ये काम मोहम्मद अली दुरानी ने किया, फिर मैसेज दिया गया अपने प्रेसिडेंट साहब को। अब खबर ये चल रही है पीटीआई के अंदर एक खासा बड़ा तबका जो चाहता है कि जी जिन पे 9 मई के हवाले से कोई दाग धब्बा नहीं है और जिनको क्लियर कर दिया गया कि उनका कसूर नहीं है, वो ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि फॉर हेवन सेक हमें तो सियासत करने दें, हमें तो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने दें। अब इस पे सुना के गौर हो रहा है, करने देना चाहिए। जहाँ तक मैं देखिए 3 हकायक सामने रख लें अभी जो हम बात कर रहे हैं। पहली तो बात जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि झूठी कहानी है, वो वाकई में झूठी कहानी है, मैं ये समझता हूँ, और नवाज शरीफ साहब को वाकई फंसाया गया था। और तीसरी चीज ये है कि हवा के झोंके हमने देख लिए अदालत से निकलते हुए,
मेरा जो एहतशाम साहब अनवर साहब असल सवाल है वो ये है कि जो नया सेंसस हुआ है जिसके नतीजे में नए वोटर सामने आए हैं उसमें लगभग 70% लोग जो हैं वो 18 से 45 साल के हैं। 8.5 करोड़ 85 मिलियन वोटर्स हैं उसमें। क्या ये हवा का जो झोंका चल रहा है जो हमने अदालत में नजर आया, ये झोंका उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जो 18 से 40-45 साल तक के हैं या नहीं? ये मैं जिससे आपने कहा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, ये ज़मीनी हकीकत है, ये वहाँ बैठे हैं बच्चे। ठीक। तो ये क्या उस झोंके को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? मुझे जो नज़र ये आता है कि हमारी सियासी जमातों की जो क़यादत है वो 20वीं सदी की क़यादत है। वो चूरन जो बेच रहे हैं वो 20वीं सदी का चूरन बेच रहे हैं। अभी एहतशाम साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास जो सौदा है बेचने के लिए, जैसे उन्होंने सौदा कहा तो मेरे ज़हन में तो चूरन नजर आया। वो जो चूरन बेच रहे हैं वो 20वीं सदी का चूरन है। ये जो 18 से 45 साल के बच्चे हैं, मर्द हैं, ये 21वीं सदी के वोटर हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है उनके ये लिए। 21वीं सदी का चूरन आपका खरीदेंगे। चार्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें वोटर्स तो रेशियो मैं तो खुद जब मैं बना रहा था तो मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी तादाद, नियरली 70%। लेकिन अब वो मेरे जैसे लोग जो हैं वो तो अब 24-25% भी ब्रैकेट में नहीं रह गए। ठीक। तो ये जो नए वोटर्स शामिल हुए हैं हमें उनका एक तो ट्रेंड भी देखना हवा का झोंका क्या वहां तक पहुंचेगा, क्या उस हवा के झोंके को एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा ये जो डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है कि 20वीं सदी के लीडर और 21वीं सदी के वोटर, इनको किस तरह उस दिन इलेक्शन वाले दिन पूरा की system- डायनेमिक्स भी कुछ और होती है। उस दिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, लेट्स एज्यूम के जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो बात ठीक है, नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं, उनको फंसाया गया। एंड लेट्स एज्यूम के भुट्टो साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, जुडिशियो पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। क्या हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर कंपनसेशन का कोई तरीका कार है? क्या वो लोग जिन्होंने किसी को फंसाया या किसी का नाहक कत्ल करवाया या वो इन जराइम में मुलविस रहे, उनके लिए हमारा जस्टिस सिस्टम क्या कहता है? एक तो मुझे याद आया कि हाय तेरी सादगी पे मरते ना तो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब से मुतालिक। अच्छा, मैंने कहा मुझे कह नहीं, डॉक्टर साहब से मुतालिक वो क्यों? डॉक्टर साहब कहते हैं नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर साहब को जरा मैं रिमाइंडर दे दूं, याद करवा दूं, डॉक्टर साहब ये वही कसूर है जो आज कासिम के अब्बा का है। अगर आपको याद माजी के दरीचों में जरा आप झांक के देखिए तो वो यही कसूर था जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। अच्छा, ये चूंकि ऐसी लूज बॉल कर देते हैं कि ताकि मैं कुछ सख्त बात करूं या मैं पकड़ा जाऊं। देख रहे हैं ये कसूर, ये नहीं आपने बता, ये वो कसूर था। याद आया, मैंने कंपैरिजन कर दिया, लिहाजा ये इसमें तो डॉक्टर साहब गलत हो गए। हाँ, दूसरा जो डॉक्टर साहब बात करते हैं वोटर्स की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जो मीडिया वो ज़हन साजी करता है, आगाही पैदा करता है। वो जिनकी डॉक्टर साहब बात करते हैं उन वोटर्स की, वो ना तो देखते हैं मोबाइल पे टीवी और ना टीवी देखते हैं। उन्हें पता ही नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी ज़हन साजी आप कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। उनकी ज़हन साजी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा टीवी नहीं देखता, हालात हाजरा का पता नहीं है, बस उसने ये कहा कि मैंने इसको वोट देना है, जो मर्जी हो, वो गलत हो या सही हो, इस नैरेटिव को कैसे काउंटर किया जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर साहब इस खदशे का इजहार करते हैं और ये खदशा दुरुस्त भी है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की, देखिए ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में जस्टिस सिस्टम है ही नहीं। जो ताकतवर तबका होता है वह अपने मुताबिक मोल्ड करता है इंसाफ को, जब वो मर्जी चाहे इंसाफ जिस तरह मर्जी हासिल कर ले। सब 681 सेकंड में इंसाफ मिल वो वही करना जब मर्जी, ये उसी की निशानदेही करना। आप वो सेकंड बीच में ले आते हैं। मैंने तो कह दिया आपको कि जब चाहे जिस तरह चाहे वो इंसाफ हासिल कर लेता है। आम आदमी जो कि बेकसूर भी होता है, वो अभी भी आप देख लें कि जेलों के अंदर जाकर वो जुर्माना पे नहीं कर सकता, सजा पूरी कर चुके हैं। ऐसे लोग भी अदालतों में मौजूद हैं। और सलमा, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनका कोई कसूर ही नहीं, वो फिर भी जेलों में बंद है। और ऐसे लोग भी आपके सामने मिसालें, आप खबरें पढ़ती हैं कि मरे 20 साल हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ये तो आम आदमी के लिए है। लिहाजा हम इसी निज़ाम की दुरुस्तगी की बात करते हैं, इन्हीं इदारों को मजबूत बात करते हैं और यही कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं वो सबके लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में ये जो आज हुआ है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोग उनसे ये शायद एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह की वो एक तफरीक दिखाएंगे आम आदमी को। ठीक नहीं, उन्होंने नहीं दिखाई है। ठीक है, नो कमेंट। जुल्फिकार साहब, लाहौर के लोग इस वक्त नवाज शरीफ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नवाज शरीफ वाकई इंतकामी जज्बात रखते हैं और क्या वो वापस आके इंतकाम की सियासत करेंगे? चेयरमैन पीटीआई को बंद रखेंगे, मजीद केसेस बनवाएंगे, उनके लोगों को फंसाया जाएगा, या वो सिर्फ अपनी सियासत पे फोकस करेंगे?
देखिए सलमा, एहतशाम साहब ज़रा हम सबसे सीनियर हैं, डॉक्टर साहब सीनियर हैं, वो सारे हालात को समझते हैं। आप ज़रा जज्बाती हैं, थोड़े से हालात हमें भी पता है, हमने भी चंद अदवार चंद इलेक्शंस देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं। ये 76 साल की कहानी है। नवाज शरीफ साहब जो गिला कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उनकी अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ किया किसने, और आज जो हो रहा है उसको आप कल जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे? दूसरों की गलती आपकी खूबी नहीं बन सकती। नवाज शरीफ साहब पंजाब के बड़े लीडर थे, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, 4थी दफ़ा एहतशाम भाई के बकौल बनने जा रहे हैं। उनका गिला अपनी जगह, और निकले जब निकाला गया उनको, फिर उन्होंने उसका गिला इस शक्ल में किया कि मुझे क्यों निकाला, और उसमें भी बड़ी शिद्दत थी, बड़ी हिद्दत थी, गिला था, गुस्सा था, वो सारा कुछ हमने देखा। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, किसने किया, 76 साल से क्या हो रहा है? और जुल्फिकार साहब, इन आज सवालों भी के जवाब आप ही उसी दे दें तरह कि ही- किसने किया, कैसे हुआ ये उसी सब? तरह ही आज भी मियां साहब उसी सिस्टम, कल्चर, इडाकिज्म और उसी स्टेटस को का हिस्सा बन के आएंगे तो वो बहुत बड़ी तब्दीली कैसे कर सकेंगे सिस्टम के अंदर रहते हुए? ये वो सारे सवाल है जिसका जवाब बहरहाल अगली नस्ल को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और हर शख्स मांग रहा है। अब सवाल जो डॉक्टर साहब बार बार बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये पुरानी नस्ल और नई नस्ल की एक लड़ाई बन गई है। अब ये लड़ाई आगे चलेगी, यहाँ पे खत्म नहीं होगी, इसको समझने की जरूरत है। वो जो नई नस्ल है, वो नई नस्ल पुरानी की आदत को, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जरदारी साहब को भी उसी लिस्ट में रख रहा हूँ, बहुत सारे और लोग हैं जिनको अगर नई नस्ल को एक्सेप्ट करवाना है अपने आप को, तो फिर उनको अपना नैरेटिव चेंज करना होगा, ये इंतकाम की बातें खत्म करनी होगी और मईशत की बात करनी होगी, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करनी होगी, पाकिस्तान कुछ सोल्यूशन देना होगा, नई नस्ल को सोल्यूशन देना होगा। लेकिन सोल्यूशन की उम्मीद भी मुझे जुल्फिकार साहब आपसे, जब आप सवाल मैं अपने आप से पूछती हूँ कि अगर मेरा काम भी आप कर रहे हैं तो फिर कुछ जवाब मुझे ढूंढने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इकोनॉमी की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत के मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। एक हफ्ते में 2 बार स्टॉक मार्केट का 50,000 की हद अबूर करना 6 साल के बाद अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये कैसे मुमकिन हुआ, मईशत पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डॉक्टर फारूक? जी सलमा, स्टॉक मार्केट, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो है ना, वो 2 बुनियादी वजहों से चढ़ जाती हैं। एक तो जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई 522 कंपनीज लिस्टेड हैं, जो सरमायाकार हैं, अगर वो सोचते हैं कि इन कंपनीज के प्रॉफिट जो हैं फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो फिर वो खरीदारी शुरू कर देते हैं और मार्केट बढ़ जाती है। और एक है मस्बत जज्बात, पॉजिटिव सेंटिमेंट जिसको हम कहते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इस वक्त मुझे लग रहा है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें बेशुमार नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक खबर है अनवर साहब, एक साहब हैं नगीब सवारिस, वो मिस्र के बिलियनर, और वो पहले मालिक होते थे मोबाइल के, जो अब जायज कहलाता, फिर उन्होंने वो बेच दिया था, बिलियनर है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो रेकोडेक के अंदर पैसे डालना चाहते हैं और $1 बिलियन डालना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद है कि सऊदी अरेबिया वो भी रेकोडेक में पैसे डालना चाहता है। अब जो बड़े बड़े फंड्स हैं जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है अबू धाबी की, उसके पास कोई $800 अरब पड़ा हुआ है, वो पैसे लगाना चाह रही है। जो कुवैत की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसके पास $450 बिलियन पड़ा, वो पाकिस्तान में पैसे लगाना चाह रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है सऊदी अरेबिया का, उसके पास कुछ 600-700 अरब, वो भी पाकिस्तान में पैसे लगाना चाह रही है। पिछले आप कोई 2 महीने में देखें कि तुर्की से डेलीगेशन आए हैं, सऊदी अरेबिया से आए हैं, जापान से आए हैं, चीन से आ रहे हैं। तो ये एक मस्बत, एक वो हवा, जैसे आप सियासी हवा की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक माशी हवा चल रही है। ये बैरूनी सेक्टर्स के हवाले से। अंदरूनी सेक्टर जो है उसमें कपास की फसल कम से कम 70% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आ रही है। तो आप समझे कि हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपास इंपोर्ट किया करती थी उसको नहीं करनी पड़ेगी, ये एक और मस्बत हवा चल रही है। सीमेंट की एक्सपोर्ट जो है वो 12 मिलियन बेल्स कितनी है इस दफा? जी अभी आमद जो हो गई है 7-8 की हो गई है, शायद 12 से ऊपर चली जाए। ये पिछले साल के मुकाबले में 70% ज्यादा जो है वो आमदन है। सीमेंट 3 लाख टन एक्सपोर्ट होता था, ये 10 लाख टन पे पहुंच गया, बड़ी तेजी से गिरा है, बढ़ा है। तो ये अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी सर्किट से भी मस्बत जज्बात और मस्बत खबरें आ रही हैं। कितनी देर तक चलती हैं? देखिए 50,000 6 साल के बाद ये हुआ है कि ये स्टॉक एक्सचेंज 50,000 से ऊपर गया है। इसका मतलब 6 साल स्टॉक मार्केट ने अच्छे नहीं देखे।
ٹھیک ہے، یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں اور میں چاہوں گی کہ احتشام صاحب سے ڈیپ انالیسز لوں دوبارہ اکانومی کے حوالے سے، لیکن انور صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، انور صاحب کیا اب یہ سننے کو ملے گا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اس لیے اسٹاک مارکیٹ بھی امپروو کر رہی ہے اور ڈالر شالر بھی نیچے آ رہا ہے، ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں؟ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ تو دیا جا سکتا ہے، نادان جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح کر لیں گے، سیکنڈ لیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو شاید اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے گی، لیکن زمینی حقائق کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب علی کہ دیکھیے جو ہم دوست ممالک کی بات کیا کرتے تھے، جس طرح انویسٹمنٹ کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، بہت بڑی بڑی کمپنیز بلین آف ڈالرز یہاں پر اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ دیکھیں موبلنگ کی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بلین آف روپیز جو ہے نا، بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان سے کمائے موبلنک نے، اس لیے اب ان کو پتہ ہے کہ انہیں کریکوڈک میں بہت زیادہ پیسے ہیں، بلین آف ڈالرز وہاں سے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ باقی قطر، یو اے ای اور سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں، ایون چائنا، یہ سارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ان کی وجہ سے آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے، جو اندرونی اور بیرونی انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کا سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے وہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے آپ کی ان ساری سچویشن پر، سرمایہ کاری پر اور آپ کے اس پہ اسٹاک ایکسچینج پر، ٹھیک ہے، آپ کے سیاسی استحکام اور کے ساتھ جڑا ہوا معاشی استحکام، اس لیے اور سیاسی استحکام تب ہے جب آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی، تو یہ ساری چیزیں کلب ہوتی ہیں تو آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نواز شریف کی آمد کی وجہ سے یہ خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، اس میں یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ دیکھیے یہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے، جب بہتری کی طرف جائیں گے اور اللہ کرے انتخابات جب ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بھی جمہوری حکومت آئے گی اس کے بعد مزید ان کے لیے یہ کام بہت زیادہ آسان ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ آنے والی حکومت کو پرفارم نہیں کر پاتی اور ماضی کی طرح یہ سارا معاملہ چلے گا تو پھر خدا نہ خواستہ حالات مزید خراب ہوں گے، ان کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، آئل اینڈ گیس، اسٹیل، انرجی اور سیمنٹ سیکٹر کے جو شیئرز ہیں ان میں زیادہ انویسٹرز دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان اسپیسیفک شعبوں میں انٹرسٹ شو کرنا، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان شعبوں میں خاص انٹرسٹ کی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں یہ جو 2 ہفتوں کی بات کی ہے، ریباؤنڈ کیا ہم نے 50,000 کی، وہ جس کو کہتے ہیں نفسیاسی حد سے اوپر گئے، پچھلے دنوں کم بھی ہوا تھا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، ایک تو دیکھیں جو عام طور پہ میرا خیال ہے ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام، غیر یقینی کی صورتحال، یہ ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ انور رضا جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا سینئر بش ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ گئے اپنا جاپان، گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے تھے، معائنہ کرتے کرتے ذرا سی ان کی ٹانگ نیچے ہوئی، ذرا سی پھر سیدھے ہو گئے، نیو یارک اسٹاک مارکیٹ گرام کر کے نیچے آئی، اس طرح باقی یورپ کی اسٹاک مارکیٹیں بھی۔ تو دیکھیں اس وقت جو پازیٹیو سینٹیمنٹس ہے، یہ اللہ کرے کہ جو روز ہم کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو لیے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ بڑے اچھے انداز میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بڑا بھرپور طریقے سے پلے کیا اور کیئر ٹیکرز بھی اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ کنٹینیوشن ہو۔ یہ روس کے ساتھ پالیسی ہمارا تیل کی خریداری کا معاہدہ بھی ہوا ہے نا، اس وہ کا بھی ہے، impact لیکن وہ کسی میں اس پہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ جو روس کا تیل ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ہمیں ریفائنری لگانی پڑے گی، وہ کروڈ آئل ان کا جو ہم استعمال نہیں کیا اس کے لیے بہت انویسٹمنٹ چاہیے ریفائنری انویسٹمنٹ چاہیے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے کہ ایک نئی ریفائنری لگنی ہے لیکن لگ نہیں پا رہی۔ احتشام صاحب اس میں جو پہلے آیا تھا اس میں تقریباً آدھا جو ہے وہ فرنس آئل نکل رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے دودھ لا رہے ہیں لیکن اس میں آدھا پانی ہے۔ ایک چیز اگر اجازت دیں انور رضا، تو دیکھیں یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا ہے نا، اس میں ہمیشہ کہتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، باہر سے پیسہ ہے۔ ابھی قاسم کے ابا کے دور میں $6 بلین ڈاکٹر صاحب آیا تھا، وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، لیکن آپ نے دیکھا تھوڑے عرصے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور لوگوں نے پیسہ کمایا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم گیپ جس کو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب لانگ ٹرم بنیادوں پہ ساری دنیا دیکھتی ہے، لوگوں کے پاس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بے تحاشا پیسہ ہے، وہ لگانا چاہتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں لگانے کا انور رضا ایک بہت بڑا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آج بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ہر ملک کی 25% آپ کی GDP میں جو ہے نا رول پلے کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ چلے کہ بھی یہاں پہ جلدی جلدی فیصلے نہیں ہونے، یہاں پہ کنٹینیوٹی رہنی ہے، انکنسسٹنسی نہیں ہوگی، اور یہ ہے کہ جی بے یقینی کی صورتحال ختم ہو رہی ہے، تو لوگ آئیں گے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ایک طرح تو ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کی امید جیسے جیسے پیدا ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ڈالر پرائس میں ہم نے دیکھا کہ $3 بڑھے تھے، پھر آج کمی ہوئی، لیکن افغانستان کے اندر ڈالر ہم نے دیکھا کہ پھر سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ان کی کرنسی ذرا زور پکڑ رہی ہے۔ کیا ڈالر کی لیکیج پھر سے شروع ہوگی ہے؟ افغانستان کے پاس اپنے ڈالرز تو ہیں نہیں۔ دیکھیں
अभी मेरे दोस्तों ने तो खैर बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट गिनवा दी कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई पहुंच चुकी है, कोई रास्ते में है, लेकिन हमें शायद नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी अभी फौरी तौर पे नहीं हुआ और उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं जाना शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर पैसा तो मौजूद है, पैसा कहाँ गया है? बिजनेस आपका बंद है, रियल स्टेट आपकी ठप हुई है, कारोबार कुछ चल नहीं रहा, तो वो पैसा तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, ना रियल एस्टेट में हो रहा है, तो वो पैसा तीसरी स्टॉक एक्सचेंज ही रह जाती है, उसमें उसने जाना ही जाना, ये एक नेचुरल चीज है और उसमें पैसा गया है। और गया क्यों है? उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, उसको इत्मीनान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके साथ बैठे हैं, उन्होंने बार बार बात की है कि कंटिन्यूटी रहेगी, कोई जेल में रहे या बाहर रहे, को आए या जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और उनकी बात पे बिलीव किया गया है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने बिलीव किया है। बाकी रह गया कारोबार आपका सारा ठप है, वो एक दिन में नहीं चल सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। सारी आपकी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट, बाकी जो चीजें सारी डिस्टर्ब हैं और इसके लिए जाहिर है आपने बड़ी मेहनत की है पिछले 5-6 साल इसकी तबाही के लिए। तो अभी कैश फ्लो तो पाकिस्तान के अंदर है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा गया है, कुछ इन्वेस्टर बाहर से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए हैं। मेरी आज किसी स्टॉक के एक बड़े प्लेयर से बात हो रही थी, उसने कहा कि कुछ इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान के अंदर से रियल एस्टेट वगैरह इधर उधर सारी ठप है और नीचे चली गई और उसका पैसा स्टॉक में आ रहा है, तो उसके नतीजे में कुछ बेहतरी हो रही है। अच्छा, बाकी परसों डार साहब की तस्वीर आई है टीवी और अखबार में, तो डॉलर ने कहीं देख ली है, तो डॉलर ने 3 रुपए का जंप मारा है, तो मेरा ख्याल में उसकी वजह तो सिर्फ ये है उनकी तस्वीर। यानी डार साहब की आप चाहते हैं फोटो ना आए तो अच्छा है आपके ख्याल में मईशत के लिए, ये करना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो डॉलर देख लेता है, मेरा तो इशू नहीं, मैं तो उनको बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े मजहबी आदमी है। अनवर रजा का कहना आपने डॉलर निकाल लिए देख लेता है। नहीं, इसका ना सीरियस नोट नहीं, वो डॉलर को नजर आ गई तस्वीर, मुसीबत ये हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी बैन की है, यहाँ से जो अफगानी वापस जा रहे हैं वो डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, एक तो वजह ये है। दूसरा, मैं बैंक का नाम नहीं मेंशन कर चुके, जो मुख्तदर हल्के उनको गौर करने की जरूरत है, शायद उनकी पॉलिसी को ब्रेक किया जा रहा है। 100 अरब डॉलर के साथ उन्होंने 700 अरब डॉलर कमाए हैं, तो ये उन लोगों ने देखना है ताकि ये दोबारा से इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम है और हमारा एक टॉपिक हमेशा की तरह रहता है और बहुत ही अहम टॉपिक है असातिज़ा की बेतौकीरी, उन पे मुकदमात। इस वक्त कुछ सड़कों पे अपने हक के लिए निकले क्योंकि इदारों की प्राइवेटाइजेशन, आप कहते हैं बच्चों को तालीम देंगे, कल भी हम 25A की बात कर रहे थे, लेकिन तालीम क्या देनी है? आपने उनकी निजकारी कर दी स्कूलों की, फीसें बढ़ गई, 7-7, 10-10 हजार और पता नहीं कितनी फीसें छोटे बच्चों को पे करनी पड़ रही है जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। टीचर्स गिरफ्तार कर लिए जिनको आपने मुजरिम बना के आज खड़ा किया। आप ये अज्यूम करते हैं कि कल ये आपके बच्चों की तरबियत करेंगे और बच्चों के एग्जाम में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया ड्यूटी देने से टीचर्स ने। देखिए सलमा, ये मेंटल टॉर्चर है एक बात, और महजब और तरक्की याफ्ता ममालिक में कभी के साथ ऐसे नहीं किया जाता जो हमारे मुल्क में हो रहा है। तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगे कि वो आपके मुस्तकबिल के मेमारों को निखारेंगे और बनाएंगे? देखे ना, माशी प्रॉब्लम है ना उनका भी, आपने उनके मामले को सेटल करना है बैठ के बातचीत के जरिए रिलीफ देकर। इस तरह नहीं कि आप उनको जोरे बाजू रियासत अपना ताकत इस्तेमाल करे, उनको सड़कों पर लाने पर मजबूर कर दे। इस तरह से उन पर मुकदमात अगर कायम किए जाएंगे, ये इंप्रेशन ठीक नहीं जाएगा। इससे हालात जो है महजब जो लोग हैं उनमें, पढ़े लिखे तबके में, तालीम याफ्ता लोगों में खराब होंगे। देखिए, अगर आपके असातिज़ा ही सड़कों पर आ गए, मेरा अगला सवाल तो ये कि आप मुहज़्ज़ब किसको कह रहे हैं? मैं समझ लीजिए ना कि मुहज़्ज़ब नहीं, मैं कह रहा हूँ मुहज़्ज़ब मालिक में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि हम मुहज़्ज़ब नहीं है ना, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। देखिए ना, आप अपने असातिज़ा का अगर एहतराम नहीं करेंगे, उनको रिलीफ देने के बजाय आप उनको हथकड़ियाँ लगाएंगे, मुकदमात उन पर दर्ज करेंगे और सड़कों पर निकल के आएंगे। कौन सा सोसाइटी का सेगमेंट है कि जो सरापा एहतजाज नहीं है, जिसके साथ नाइंसाफी सबके लिए मुश्किलात है? जुल्फ़िकार साहब, ये पॉलिसी तो परवेज इलाही के दौर में बनी थी, कल भी हमने यही बात की, कई हुकूमतें आई चली गई। आज अगर लीव इनकैशमेंट के इश्यूज या फिर पेंशन के इश्यूज या स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज उठ रहे हैं, तो इसका अजाला कौन करेगा? अल्टीमेटली गरीब के बच्चे की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चे पहले स्कूलों से बाहर हैं, उसमें आपने और इजाफा कर दिया कि जो रहते हैं उनके भी एग्जाम ना होने पाए। क्या आप पढ़ी लिखी नस्ल पैदा करेंगे? देखिए, प्राइवेट एजुकेशन माफिया तो चंद सालों की बात है। पहले इसी टाट स्कूल से, इन्हीं सरकारी स्कूलों से सारे लोग पढ़ के आए हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर गए हैं, और आज भी ये सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो सकती है, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर हो सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि मुकामी MNA MPA के बच्चे आप उस स्कूल के अंदर दाखिल करवा दें, उनके इलाज उस सरकारी अस्पताल से होना शुरू हो जाएं,
उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। अब ये एक माफिया पूरा ऐसा आ गया है कि जो एजुकेशन के ऊपर भी हाथ साफ कर रहा है बाकी मुख्तलिफ शोबों की तरह, और बदकिस्मती से एजुकेशन जो हमारा नंबर 1 इशू होना चाहिए वो हमारा आखिरी नंबर की प्रायोरिटी भी नहीं है। एजुकेशन इंडिया के अंदर आप देखें कि दुनिया के टॉप 25 जो कंपनीज के हेड्स हैं, इंडियंस हैं, वो सारे के सारे इंडिया के पड़े हुए हैं। वो जो चांद के ऊपर मिशन गया है उनके लोगों का सारे साइंटिस्ट उनके लोकल पड़े हुए हैं, वो कहीं से एक्सपोर्ट से पढ़ के नहीं आए। तो इसका मतलब है कि वो भी अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप भी के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर ही जाके आप मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम है। डॉक्टर साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब, वजारत खजाना हमारे सामने बैठ के बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते हैं हमारे वज़रा, और कहते हैं हम यूं निजकारी करेंगे, ऐसे कर देंगे, PIA खसारे में चला गया, कोई परवाह नहीं है, उसको आपने पता नहीं अरबों खरबों डबो दिए उसके अंदर आपने। यहाँ पे आप कहते हैं कि हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत, यानी आप आग लगा दें, आपके बच्चे बाहर है। आपके ख्याल में ये दानिशमंदाना फैसला है? देखिए सलमा, मैं 5 ममालिक के नाम जैसे अनवर साहब कह रहे थे आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे असातिज़ा की बेतहाशा कदर की जाती है उस सोसाइटी के अंदर। टॉप में है फिनलैंड, फिर सिंगापुर, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया। ये 5 ममालिक हैं जहाँ पे असातिज़ा को बहुत ऊंचा दर्जा दी। 5 मुल्क आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे असातिज़ा की बिल्कुल कदर नहीं की जाती। नाइजीरिया, मिस्र, जिम्बाब्वे, यमन एंड पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि वो 5 मुल्क कहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ माशी तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सियासी तरक्की देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल तरक्की देख लीजिए, सियासी तरक्की देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरक्की देख लीजिए। अच्छा, हमारे अपने माशरे के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर उस्ताद की कदर नहीं है। पुलिस के अंदर आप देख लें, जिसको कमांडेंट एकेडमी का लगा देते हैं, हम कहते हैं जी खुडे लाइन लगे। फौज के अंदर जो टीचिंग पोजीशन है उसकी बेतहाशा इज्जत की जाती है, और टीचिंग पोजीशन से जो फौजी अफसर आता है उसकी तरक्की होती है। हमें इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है शाम साहब। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बुनियादी बात, जो सवाल था आपका, ये जो असातिज़ा के साथ हो रहा है वो तो ज़्यादती है, इसको अंडू होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मैं कहूँगा कि तालीम को तो कर दें बंद आप। देखिए, तरबियत की ज़रूरत है। आज भी आप देख लें, मैं एक सर्वे आज देख रहा था अनवर रज़ा, उसने उन्होंने बताया कि दुनिया के 3 ममालिक में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। उसमें पहला नंबर इजिप्ट का, दूसरा नाइजीरिया का, तीसरा पाकिस्तान का। तीनों का हाल देखें। ठीक है, हाल देखें। अब देखें, जब आप पढ़ाइयाँ करा के क्या कर रहे हैं, ये PhD करा के क्या फ़ायदा। तरबियत करने की ज़रूरत है, तरबियत नहीं हो रही हमारे लोगों की, नतीजतन हमारे माशरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल होना चाहिए, जिस तरह भी यूनिवर्सिटी की बात की, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी नहीं है जिसका किसी जगह पे भी नाम लिया जाए। तो मेरा ख्याल है तरबियत पे ज़्यादा जोर देंगे, फोकस करने की जरूरत है। प्रोग्राम खत्म हुआ। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।